नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी का 71st पीटी एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो कि आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो इसी को लेकर हम लोग खान सर का एक बीपीएससी का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यह खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज़ का, इसमें 20 सेट्स दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए है। और ये जो सभी 20 सेट्स हैं वो आपके नए परीक्षा प्रारूप पर आधारित हैं और सभी प्रश्नों का जो है संक्षिप्त एवं सारगर्भित नवीन तथ्यों पर आधारित व्याख्या सहित यह प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट बिहार केसरी खान सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपका बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 20 सेट्स जो है आपका खान सर का आरवीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 के साथ स्टार्ट होता है, जो कि आपका देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है पेज नंबर 1 से लेकर 19 तक दिया हुआ है। तो चलिए सेट नंबर 1 आपका क्या है, ये आपका स्टार्ट हो गया। सेट नंबर 1 जो कि बिहार केसरी खान सर 71st बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 71st बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का पहला जो आपका प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 1 का, थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं। आपका जो है इसका पीडीएफ जो है चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है वो बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो जी नहीं दोस्तों, पुर्तगालियों ने जो है 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर कब्जा किया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कौन सा स्टेटमेंट बी में दिया हुआ है कि अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। तो जी दोस्तों ये आपका सही है, मछलीपट्टनम में लगाया था, जो कि लगाया था 1611 ईस्वी में। कब? 1611 ईस्वी में खोला था। सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो जी दोस्तों उड़ीसा के जो है बालासोर, कहाँ? बालासोर में जो है अपना पहला कारखाना लगाया था। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो जी दोस्तों ये मद्रास पर कब्जा किया था। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि यह कथन सही नहीं है। 1499 में नहीं, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये देखिए आपका व्याख्या सहित आंसर भी दिया हुआ है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ब्रिटिश जो है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान करने के बाद जो है खासी जनजाति, किसके? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो खासी जनजाति, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और खासी जनजाति के बारे में जान लीजिए कि जो खासी जनजाति है वो मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करते। कहाँ? खासी और जयंतिया पहाड़ियों में। और 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जो है खासी जनजाति के ही संपर्क में आए थे। और जो है खासी जनजाति जो है दक्षिण एशिया के कुछ एस्ट्रो एशियाटिक भाषा लोगों में से एक हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका खासी जनजाति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? तो देखिए कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया। तो जी नहीं दोस्तों, अली मर्दान खान ने जो है बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं किया था, वो किए थे मुर्शिद कुली खां। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा देखिए कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तो ये आपका जो दोस्तों ये है कि आपका ये भी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। और नेक्स्ट है आपका कि आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है।
तो आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो सही नहीं है, वो है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किए थे? वो किए थे मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किए थे। इसलिए जो है बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खां को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो वो किसने किए? वो किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए कि वो जो है 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और भारत में पुलिस सेवा का जनक भी इन्हें ही माना जाता है कि इसका पुलिस सेवा का जनक। इसने 1789 ईस्वी में दासों के व्यापार पर रोक लगाई और इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। क्या? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। और कॉर्नवालिस संहिता द्वारा इन्होंने कर तथा न्याय प्रशासन का जो है अलग अलग कर दिया। और कॉर्नवालिस जो है एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं जिनकी जो है समाधि भारत यानी कि गाजीपुर में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज, क्या है होम चार्जेज, भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। तो निम्नलिखित में से कौन सा निधि या निधियां जो है होम चार्जेज की संगठक थे? तो कौन कौन थी वो आपको बताना है। तो है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देते हुए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और तीसरा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये आपका होम चार्जेस से जो रिलेटेड है वो संगठक गलत है। सो केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। तो केवल 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और होम चार्जेस के बारे में कुछ जान लीजिए कि होम चार्जेस जो है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा जो है प्रयोग में लाई जाने वाली निधि जो है गृह शुल्कों पर आधारित नहीं था। सो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, केवल 1 और 2। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो उनका जो संबंध था वो बिहार राज्य से था। तो बिहार राज्य यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के एक शाही घराने से थे। कहाँ के? जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर। और वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गाँव में हुआ था। इनके पिता जो हैं बाबू साहबजादा सिंह जो है प्रसिद्ध शासक भोज के वंशज में से थे। उनका माताजी का नाम जो है पंचरत्न कुंवर था। तो वीर कुंवर सिंह का जो है आपका संबंध जो है बिहार राज्य से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए। 7वां है आपका कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो पहला है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों के सृजन किया गया। दूसरा उपाय है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना जो है गैर कानूनी हो गया। और क्या क्या उपाय है बढ़िए। दूसरा के बाद तीसरा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके चुने। तो दोनों जो है उपाय वो किया गया था आपका औपनिवेशिक शासन के द्वारा संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद। सो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 7 नंबर के प्रश्न का, 1 और 2 दोनों।
और जान लीजिए 1855-56 ईस्वी का जो संथाल विद्रोह है वो बिहार और उड़ीसा का एक आदिवासी विद्रोह था और यह विद्रोह जो है 1856 ईस्वी तक जारी रहा और ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया था। ब्रिटिश सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित किया। इसके बाद 1855 में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना बनाया गया। इसके साथ ही किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। सो 1 और 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का जो नियुक्ति है लॉर्ड रिपन ने किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया और वर्ष 1882 ईस्वी में किया था। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। और जान लीजिए कि जो है इसकी प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया और मुख्यतः जो है प्रारंभिक शिक्षा की दशा की जांच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। किसकी? सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया। 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन शुरू किए वो के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि 1858 ईस्वी में शुरू किया था। और इस समाचार पत्र ने जो है नील आंदोलन के किसानों के हित का समर्थन किया था और यह जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए और केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है। किसका? केशव चंद्र सेन का संबंध। तो केशव चंद्र सेन का संबंध जो है उनका है किससे है? टेवन केरल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों का जो है स्थापना से संबंध किनका है? केशव चंद्र सेन का। सो ऑप्शन नंबर इसका भी केवल 2 और 3 हो जाएगा। और देखिए कलकत्ता जो है यूनिटेरियन कमेटी जो है इसका स्थापना जो है राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम के द्वारा किया गया था। सो ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका जो है स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना 1868 में किया गया और इसका 1870 में। सो बी इसका केवल 2 और 3 करेक्ट आंसर है 10वां नंबर के प्रश्न का। 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय में मुगल शासक कौन था। तो उस समय बहादुर शाह द्वितीय जो है उस समय मुगल शासक था 1857 के विद्रोह के समय। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। और जान लीजिए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कुछ कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे, जो कि 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। क्या में? 19वें और लास्ट मुगल सम्राट थे। 1857 का विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश शासन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। 12 नंबर का प्रश्न है कि 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की शुरुआत किसने किया था। तो 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना जो है या शुरुआत जो है भीमराव अंबेडकर ने किए थे। तो भीमराव अंबेडकर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का स्थापना किया कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और इस एसोसिएशन का स्थापना 1930 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था। तो उस मुगल बादशाह का नाम है अकबर। अकबर ने है धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थयात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया, यानी कि इंड खत्म कर दिया। और
1564 ईस्वी में जो है सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन जो है 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया था। किसने? अकबर ने। इसके बाद कुछ समय बाद 1580 ईस्वी में अकबर ने इसे पुनः समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो है इस्लामी शासकों द्वारा इस्लामी राज्य में गैर इस्लामी लोगों पर लगाया जाता था, ताकि जो लोग उन्हें इस्लामी शासन में रहने के एवज में देना पड़ता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी? तो उस राज्य का नाम है यूपी। उत्तर प्रदेश जो है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का पहल किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे, और अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। सो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है उन्मूलन का पहल किया था जमींदारी प्रथा का। 15 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों लखनऊ में हुआ था, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि हुई थी, और इस समझौते में प्रांतीय संविधान सभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सहमति बनी। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। तो यह लखनऊ आपका अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1916, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि हुआ था। 16 नंबर का प्रश्न है कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने किया? तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस स्थापना का जो उद्देश्य था तत्वबोधिनी सभा का कि उपनिषदों का प्रचार प्रसार करना व धार्मिक विषयों पर चिंतन करना, उपनिषदों का जो है प्रचार प्रसार और धार्मिक विषय पर चिंतन करना। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। 17 नंबर है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध जो है आपका इतिहासकार वो है अल-बरूनी। तो अबू अल रेहान या अल-बरूनी जो है एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था, और अल-बरूनी की रचनाएं जो है अरबी भाषा में है। और गजनी के महमूद जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, इसके कई अभियानों में वो सुल्तान के साथ था। अल-बरूनी को जो है भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। सो अल-बरूनी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान जो है भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो जी नहीं दोस्तों, सिंधु नदी पार नहीं की थी। सो ऑप्शन इसका 2 गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर का आपका स्टेटमेंट है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। सो जो सही कथन है वो केवल ए है क्या है जो, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19वां नंबर के दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो ये जो है आपका मार्ग का जो अनुसरण जो है ये जो सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो ये किए थे दोस्तों मालिक कफूर ने सैन्य अभियान में। तो मालिक कफूर, सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और इस मार्ग का अनुसरण जो है मालिक कफूर के द्वारा दक्षिण विजय के दौरान किया गया था। कौन सा? दक्षिण विजय के दौरान मालिक कफूर के द्वारा किया गया था। और मालिक कफूर को जो है अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका मालिक कफूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो भारत का जो पहला सुल्तान जो था भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का एक शासक था जो कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खां
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब से कब तक? 1325 से लेकर 1351 तक, जो कि तुगलक वंश का था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका, मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया और सिक्के संबंधी विविध प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक से करेक्ट आंसर है। 21वां नंबर का प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो वो जो है विजयनगर राजकाल में सक्रिय थे प्रसिद्ध भाष्यकार सायन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरियर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना किया था? तो हरियर एवं बुक्का ने जो है वो विजयनगर राज्य का स्थापना किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य, जिसे कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में दक्कन पठार क्षेत्र में स्थित था। कहाँ? दक्कन पठार क्षेत्र में। और यह 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाई हरियर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। और इस पर क्रमशः संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और विदु वंश ने शासन किया। तो बी इसका विजयनगर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियर एवं बुक्का ने स्थापना किया। 23वां नंबर का प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? वो किया था थॉमसन ने, जो है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया। सो थॉमसन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न का। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो उस प्राचीन नगर का नाम है दोस्तों धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धौलावीरा जो है भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में एक पुरातत्व स्थल स्थित है। इसका नाम यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, जो राघनपुर से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। और धौलावीरा में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष व खंडहर मिले हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। 25वां है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। सो कठोपनिषद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का प्रश्न कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है या चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है वो हुआ था किसके शासनकाल में? तो वो हुआ था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति, फोर्थ बौद्ध काउंसिल। सो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल करेक्ट आंसर है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, जिसे अंतिम बौद्ध संगति भी माना जाता है, इसका आयोजन कुषाण शासक जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और यह संगति जो है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। और इस संगति के अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। और इस संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, एक हीनयान और महायान में। और हेनसोंग के मतानुसार सम्राट कनिष्क की संरचना तथा आदेशानुसार इस संगति में 5 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन व संस्करण हुआ। सो कनिष्क के शासनकाल में फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये आपका सही सुमेलित है। राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही सुमेलित है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यह सही सुमेलित नहीं है। आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया, यह भी सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह जो है आपका कहाँ से लिया गया था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ठीक, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्टेटमेंट दिया हुआ, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है वो आपको बताना है। तो 1781 का विनिमय अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। ब्रिटिश संपत्ति जो है 1781 के विनिमय अधिनियम के अंतर्गत कहा गया, यह फॉल्स है।
पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया। तो ये भी आपका फॉल्स है। तो ना ही एक सही है, ना ही दो सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ना ही एक ना ही दो। और जान लीजिए 1781 का जो विनिमय अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें तो 5 जुलाई 1781 का विनिमय अधिनियम 1773 के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। और इससे घोषणा अधिनियम 1781 के रूप में भी जाना जाता है। और 1781 का संशोधन अधिनियम है भारत में आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित लोगों को परिभाषित करके न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की दशा में पहला प्रयास था। इसलिए कथन जो है एक गलत है। ठीक। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया था, ना कि पिट्स इंडिया एक्ट्स के द्वारा। इसलिए कथन तो भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखिए 29 नंबर का प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो है विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम वो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था, जो कि 1934 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था। तो 1934 स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 29 का ये राइट आंसर है। अब देखिए 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा उपरोक्त में से किसके पास जो है अंतरिम सरकार के साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में भी पोर्टफोलियो था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन कौन है, वो हैं जगजीवन राम हैं, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू हैं, और तीसरा जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर जॉन मैथाई जो है इसका रॉन्ग आंसर है। सो केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 30 नंबर के प्रश्न का। और जान लीजिए अंतरिम सरकार जो है यानी अंतरिम गवर्नमेंट 1946 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश में एक स्वतंत्र गणराज्य में देश को संक्रमण काल की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और यह अंतरिम सरकार अगस्त 1946 में चुनी गई संविधान सभा से बनी थी। और संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था और प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान निमात्री परिषद का जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झंडा समिति का जो गठन है संविधान निमात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य कौन थे, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी गोपालाचारी, के एम मुंशी एवं भीमराव अम्बेडकर थे। सो ये सभी आपका जो है ये अन्य सदस्य थे। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका है। तो जी नहीं, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है सामूहिक दायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली, ये भी आपका फॉल्स है। द्विसदनीय विधायिका है यानी लेजिस्लेचर है, ये भी आपका फॉल्स है। और न्यायिक पूर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो किस प्रकार भिन्न है दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से, कि इसमें जो है न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली है। तो भारतीय संसद प्रणाली जो है ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न का। अब चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 34 नंबर का प्रश्न है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो उस विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। तो संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है यानी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया है, यह विधेयक निजी सदस्यों के विधेयक के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संसद के सदस्य और जो केंद्रीय मंत्री नहीं होते हैं निजी सदस्य कहलाते हैं।
वह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से हो सकते हैं। अब तक 14 बार जो है निजी विधेयक पेश किए जा चुके हैं। तो निजी विधेयक ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निजी विधेयक क्या हो गया कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो भारत में जो सर्वोच्च कानून अधिकारी है वो भारत के महान्यायवादी हैं। तो भारत के महान्यायवादी यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश पद का प्रावधान उल्लिखित है संविधान के अनुच्छेद 76 में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्न में से कौन सा कर्म सही है जिसमें दर्शित जो है विकास के मापकों का प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें है आपका कि HDI मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति आय PQLI, तो ये आपका फॉल्स है। प्रति व्यक्ति आय HDI PQLI ये भी आपका फॉल्स है। PQLI HDI प्रति व्यक्ति आय ये भी आपका फॉल्स है। तो पहले आपका होगा प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद PQLI, उसके बाद HDI। यह जो है सही क्रम में जो है दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और जान लीजिए प्रति व्यक्ति आय जो है या कुल आय एक निर्दिष्ट वर्ष में किसी की दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय को मापता है। इसकी गणना क्षेत्र की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय है जिसे जनसंख्या के आकार से विभाजित किया जाता है। तो यह है आपका प्रति व्यक्ति आय। सो ऑप्शन डी 36 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे को निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? तो उस समझौता का नाम है दोस्तों लेमोआ यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। LEMOA ये हो गया आपका लेमोआ मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एवं एग्रीमेंट। एक महत्वपूर्ण समझौता है जो भारत अमेरिका सैन्य संबंध को मजबूत और बेहतर बनाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमोआ। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर की नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2023-24 के अनुसार शीर्ष 3 राज्य हैं केरल हैं, उत्तराखंड है और तमिलनाडु है। 79 और 78। तो केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो और एक राज्य जो सम्मिलित नहीं है वो राज्य का नाम है आपका गुजरात। तो गुजरात यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर के प्रश्न का। 39 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका कथन सही है वो आपको बताना है उपयुक्त स्टेटमेंट में से। तो है कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसके स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। तो एक इसका राइट आंसर होगा। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो ये जी नहीं दोस्तों, ये फॉल्स है। वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, ये भी आपका फॉल्स है। इसकी कीमत घटती है तो यह भी आपका ट्रू है। तो 1 और 4 दो स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 और 4। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कुछ स्पष्ट किया हुआ है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कि क्यों जो है कथन 1 और 4 जो है ट्रू है। 40 नंबर है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मापदंड जो है नहीं है मानदंड? तो मानदंड जो नहीं है वो है आपका भारत के किसी भी राज्य का नागरिक होना, यह मानदंड नहीं है। बाकी न्यूनतम वर्ग 18 से 40 वर्ष ये है आपका। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र ये भी है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी आपका है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका भारत के किसी भी राज्य का नागरिक यह नहीं है मानदंड में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है आदित्य योगी नाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरुआत किया गया है। इस योजना का शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को किया गया। वह शिक्षित लोग जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है वह इसके पात्र हैं। योजना के तहत राज्य में रह रहे युवाओं के लिए एक रोजगार प्रदान करने हेतु खुशी का अवसर मिला है।
युवाओं को स्वरोजगार अपना रोजगार अपने आप शुरू करने के लिए 25 लाख तक की मदद दी राशि जो है सरकार के द्वारा दिए जाने का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न 41 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किसी मुद्रा के उन्मूलन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है। तो यह स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। ठीक है, और घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, ये आपका फॉल्स है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ये भी आपका फॉल्स है। तो जो सही कथन है उपयुक्त में से वो केवल एक है, तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल्यन से आशय जो है जानबूझकर अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्यों को कम करने से है। क्या है अवमूल्यन, मतलब ये होता है जानबूझकर अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्यों को कम करने से। जबकि किसी देश का भुगतान संतुलन विपक्ष में हो सक जाता है तब वो देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। और चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है, ट्रू पर स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, वाटर क्रेडिट से तो यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधन यानी माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तो जी नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 ये दो स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर सी में देखिए केवल 1 और 3 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न, वैश्विक शांति दो सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे जो शांतिपूर्ण क्षेत्र है वो है आपका यूरोप, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार। सो यूरोप यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सा अधिनियम किया गया है वो सही कूट का उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो ये भी आपका शामिल किया गया है, तो पहला आपका हो जाएगा। दूसरा है बोनस भुगतान अधिनियम, ये भी शामिल किया गया है। संविदा श्रम अधिनियम ये आपको शामिल नहीं किया गया है। समान परिश्रमिक अधिनियम ये भी शामिल किया गया है। तो 1, 2 और 4 ये तीनों को शामिल किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है केवल 1, 2 और 4। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर की निम्न में से किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया है। तो द ग्रेट रीसेट जून 2020 में आयोजित जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का 50वीं वार्षिक बैठक का नाम है। और यह जो है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है द ग्रेट रीसेट प्रयास को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बुलाई गई थीम के साथ हाई प्रोफाइल बिजनेस और राजनीतिक नेताओं का एक साथ लाना समाज और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के बारे में जो समर्थक का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद एक अस्थायी तरीका है। सो ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किए गए थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1935 वर्ष में किया गया था। तो 1935 इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो 25वें गवर्नर हैं वो श्री शक्तिकांत दास हैं 25वें गवर्नर। फटाफट दोस्तों इसके 26वें गवर्नर के बारे में बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए कौन से हैं। सो 1935 जो है रिजर्व बैंक RBI का स्थापना हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 के बाद 47 नंबर का प्रश्न, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग जो हैं उपलब्ध हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तो भारत में ऐसे जो है आपके 2 मार्ग उपलब्ध हैं। तो 2 मार्ग कौन है, एक ब्राउनफील्ड एक ग्रीनफील्ड। तो ऐसा निवेश जो पहले स्थापित कंपनी में किया जाता है वो ब्राउनफील्ड कहलाता है। और ग्रीनफील्ड क्या है कि ऐसा निवेश जिसके माध्यम से नई कंपनी की स्थापना की जाती है वो ग्रीनफील्ड किया जाता है। तो कितने मार्ग उपलब्ध हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के, वो हैं 2 मार्ग उपलब्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का।
48 नंबर का प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें जो भारत का जो रैंक है वो 13वां स्थान पर है। तो रिपोर्ट से हमें पता क्या क्या चलता है कि हमलों और मौतों की कमी के बावजूद अफगानिस्तान जो है लगातार चौथे वर्ष जो है आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है, यानी कि रैंक 1 पर कौन सा है, वो अफगानिस्तान है। और GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स फॉर टूरिज्म, ट्रैवल और अन्य स्रोतों के डाटा का उपयोग करके थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा तैयार किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का रैंक जो है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वां रैंक पर है और अफगानिस्तान जो है फर्स्ट पर कब्जा किए हुए है। 49 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना जो है किस वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो जो है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है वह जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ या बोल सकती है और लिख सकती है वह शामिल किया जाता है साक्षरता दर में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 50वां नंबर का प्रश्न है कि आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है। तो DTAA का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये है आपका DTA का पूर्ण रूप। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आयकर 1961 के संबंध में DTA का पूर्ण रूप है। 51 नंबर है कि प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है। प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यह जो है किस योजना का है, वो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। सो ऑप्शन नंबर ए 51 का राइट आंसर हो जाएगा। ये BPSC का आपका खान सर का सेट नंबर 1 का। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर की एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ कोण पर आनत है। जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है कि एक पिंड जो है विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे से ऊपर की नीचे फिसलता है, तो आधा तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये है H है, क्या है H है, ये आपका Q है, ये आपका 1 है। ठीक है, तो ये आपका इसका लंबाई 1 है। तो अब चलिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो अब चलिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी तल से थीटा से आनत है तो वह G sin थीटा के त्वरण से तल के नीचे आती है, तो वस्तु द्वारा आधार तक पहुंचने में लगा गया समय क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I बराबर U प्लस हाफ AT²। ठीक, चूँकि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है इसलिए U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AT², इसलिए T इक्वल टू √21/a। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और देखिए T इक्वल टू √a और तो 2I/G sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 × H G sin थीटा इंटू साइन थीटा, इसलिए T इक्वल टू I/sin थीटा √2H/G, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है दिया हुआ है आकृति और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, जो कि 1/sin थीटा इंटू √2GH। सो ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर है। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न, आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डूबी हुई वस्तुओं का जो स्थिति जानने के लिए जो है सोनार, किसका, सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार शब्द का जो मूलतः क्या नाम है वो है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सोनार राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर के प्रश्न का। 54 नंबर है आपका, तो 54 नंबर है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का इकाई है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी का। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात से 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में की जाती है।
और एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए दूरी के लिए। 55 नंबर है कि सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। ठीक, इसका आगे विद्युत जन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। सो यह जो स्टेटमेंट है यह ट्रू है। सो ए के आपका सही होगा। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया जो है प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा डीसी का जनन करती है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। तो यह भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है केवल एक है। सो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 नंबर के प्रश्न का। 56 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 101.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे जो है व्हाइट डवार्फ बन जाते हैं। तो किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था, वो किए थे एस चंद्रशेखर ने। तो एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 56 के बाद 57 नंबर का प्रश्न। 57 नंबर देखिए कि विश्व के किस देश से भारत जो है फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा। फाल्कन रडार सिस्टम भारत के किस देश से प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त करेगा दोस्तों इजराइल से। तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। कौन सा, इजराइल। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर के बाद 58 नंबर का प्रश्न कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो कारण जो होता है वो होता है पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पृष्ठ तनाव को हम लोग इस इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन जो है किसी द्रव का वो विशेष गुण है जिसके कारण उसका जो है मुक्त पृष्ठ एक खिंचो ही प्रत्यस्थ झिल्ली यानी मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। सो पृष्ठ तनाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 58 का ए। कारियोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है, तो कारियोस्कोपिक स्थिरांक का इकाई है केजी पर मोल। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है केजी पर मोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 59 का। 60वां नंबर का प्रश्न है आपका कि 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर के बराबर क्या होता है, वो होता है आपका 1 × 10⁻⁹ मीटर। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹, 1 पिकोमीटर के बराबर 10⁻12 और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। ये आप याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रेखीय दोलन की आंतरिक ऊर्जा जो है ई क्या है। शुरुआत में ब्लॉक की स्थिति x = 11 सेंटीमीटर है, v = 0 और कमानी स्थिरांक k = 65 पर न्यूटन मीटर है। तो इसका जो व्याख्या E = ½ k² हो जाएगा। सो आपका 1/2 × 65 × 11 × 10⁻² × 2 आपको सॉल्व करने पर 0.39 जूल आएगा। 0.39 जूल इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 में है कि बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है। तो बांध में जो संग्रहित पानी में वो होती है आपका स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जैसा ही पानी गिरता है, जो बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को चला देती है। 62 के बाद 63 नंबर का प्रश्न है कि परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो होता है अफबाहु सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफबाहु सिद्धांत यानी अफबाहु का नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन उपकोषों या कोषों में होता है जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है। अतः यह जो है सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षा या उपकक्षा के सौर ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अफबाहु सिद्धांत यानी अफबाहु का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो फॉल्स है, वो आपको बताना है। तो किसी
जलीय विलयन का जो है क्वथनांक जो है शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका कि किसी विलयन में विलयनों के योग से इसका जल जो है विभव बढ़ जाता है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, जल विभव बढ़ता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर का प्रश्न देखिए कि भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो है सर्वाधिक मात्रा में वो है O2 यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो माणिक्य और जो नीलम जो है रासायनिक रूप से वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि इसका जो है हम लोग रासायनिक नाम Al2O3 लिखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट है आपका 66 के बाद 67 नंबर का प्रश्न। ये सभी आपका इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। और 66 के बाद 67 नंबर है कि एल्युमिनियम पृष्ठ जो है प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होता। तो निक्षेपण होना क्या होगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है एनोडीकृत में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 के बाद 67 नंबर के प्रश्न का 68 नंबर है कि आयोडीन का अच्छा स्रोत है। तो आयोडीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो समुद्री खाद्य पदार्थ है। तो समुद्री खाद्य पदार्थ यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समुद्री खाद्य पदार्थ है क्योंकि उस आयोडीन को अवशोषित करते हैं जो प्राकृतिक रूप से समुद्री जल में मौजूद होता है। और झींगा के 3 औंस में लगभग 35 मिलीग्राम आयोडीन होता है, यानी ऑप्शन डी समुद्री खाद्य पदार्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। तो कैथोड किरण ट्यूब जो है टेलीविज़न सेट का एक भाग है। तो टेलीविज़न सेट यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। सो टेलीविज़न सेट ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। एक त्वरण ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व है। तो संभावित तत्व जो है उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलेय है और संभावित तत्व का नाम है कैल्शियम। सो कैल्शियम इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कैल्शियम से संबंधित जो है इसका खोज जो है 1808 ईस्वी में जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। और यह क्षारीय मृदा धातु है और यह शुद्ध अवस्था में अनुपलब्ध होती है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका करेक्ट आंसर 1 कैल्शियम राइट आंसर हो गया। और 71 है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो जलीय NaCl का जो है विद्युत अपघटन उत्पन्न क्या करता है, वो क्षारता करता है, क्षारता का उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जब एक विद्युत धारा को केंद्रीय सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के घोल से गुजारा जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन और गैस बनती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल भी बनता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 71 का। 72 है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडियोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। किससे? मिट्टी के अध्ययन से पेडोलॉजी संबंधित है। तो मिट्टी का अध्ययन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी जो है मृदा विज्ञान के भीतर एक अनुशासन है जो मिट्टी के गठन, विकास और सैद्धांतिक रूपरेखाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मिट्टी को समझने का प्रयास करते हैं। तो पेडोलॉजी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिट्टी के अध्ययन से संबंध रखता है। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क ये आपका जीवों के विकास के संदर्भ में सही नहीं है। पेंगोलिन, कच्छप और बाज ये भी सही नहीं है। सैलामेंडर, अजगर और कंगारू ये आपका जो है जीवों के इवोल्यूशन के संदर्भ में अनुक्रम सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो जो है सभी इकाइनोडर्म जो है सजीव प्रजक नहीं होते हैं, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है।
सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जान लीजिए कि इकाइनोडर्मेटा इस संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं और सभी इकाइनोडर्म्स जो है कि 5 पॉइंट रेडियल सिमेट्री होती है। इसका मतलब ऐसे जीव के शरीर के 5 हिस्से होते हैं जो एक सेंट्रल डिस्क से जुड़े होते हैं। ये भ्रूणावस्था अवस्था में द्विपार्श्व सममिति किंतु प्रौढ़ावस्था में त्रियजक सममित होता है। त्वचा के नीचे कैल्केरियस प्लेट्स होती है और त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्मा कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो प्रचलन तथा श्वसन में सहायक होता है। वे जो है एक लिंगी होते हैं और सभी इकाइनोडर्मा सजीव प्रजनक नहीं होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उसके बाद का प्रश्न क्या है। उसके बाद प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट पायरस लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जो सही कथन है ट्रू स्टेटमेंट है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पादप विषाणु जो है अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के भीतर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA RNA पाया जाता है, जबकि द्विविलीयक डबल स्टैंडर्ड या एक विकल्यक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत सही नहीं है, ये आपका इसका हो गया व्याख्या। सो ऑप्शन नंबर सी 75 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, वो किसके द्वारा, वो क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और क्रोमोसोम का खोज जो है वाल्टियर ने किया था, कब किया था, 1888 ईस्वी में। और इसमें सभी वनस्पतियां तथा प्राणियों के अनुवांशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करने का अनुवांशिक लक्षण जो है संतान में ले जाने की क्षमता होती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है और 23 के जोड़े में होते हैं। इसमें 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़ों के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र यानी ऑटोसोम कहते हैं। और 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिसे जो हम लोग विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, 76 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा, वो हो जाएगा क्रोमोसोम। कौन सा हो जाएगा, क्रोमोसोम, ऑप्शन बी। 77 नंबर है विषम शब्द चुनिए। एक है आपका अदरक, दूसरा है आलू, तीसरा टमाटर, चौथा गाजर। तो इसमें जो है आपका टमाटर जो है विषम शब्द है। और क्योंकि इस विषम शब्द क्या है, क्योंकि अदरक, आलू और गाजर जो है वो पौधे के जड़ के रूप में होते हैं, लेकिन टमाटर जो है पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है, इस कारण यह विषम है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका टमाटर करेक्ट आंसर है। किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो कोशिका का जो शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा जारी करने में शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया को सेलुलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर सेल के पावर हाउस के रूप में संदर्भित किया जाता है। और फेफड़े जो है मनुष्य के श्वसन प्रणाली का एक अंग है, फेफड़े के बारे में दिया हुआ है। और यकृत जो है मनुष्य के पाचन तंत्र का एक अंग है, तो ये भी यकृत के बारे में फैक्ट दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 79 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी किस ऊतक को कहा जाता है, तो संवहनी जो है जाइलम ऊतक को कहा जाता है। तो जाइलम ऊतक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 नंबर के प्रश्न का। अब चलिए 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम जो है वो किस में सहायक होते हैं, वो होते हैं भोजन को पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम, तो भोजन के पाचन में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम शरीर में जो है रासायनिक प्रक्रिया पैदा करते हैं और वास्तव में जीवन का समर्थन करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया की दर के तेज करते हैं। आपके शरीर में एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करते हैं। सो भोजन पचाना इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, तो उभयचरों में जो श्वसन का विधि होती है वो होती है मुख के द्वारा भी, त्वचा के द्वारा भी और फुफ्फुस के द्वारा भी, यानी उपयुक्त सभी ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है आपका कि वह महाद्वीप यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ जो है ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी था। उसका नाम है पैंजिया, पैंजिया महाद्वीप। पैंजिया इसका करेक्ट आंसर है, जिसका जो है अर्थ ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया ही एकमात्र महाद्वीप था, इस कारण इसे ऑल द अर्थ कहा जाता है। और वर्तमान जो है 7 महाद्वीप पैंजिया महाद्वीप के टुकड़े होने से बने हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है पैथालासा एकमात्र महासागर था। कौन था? पैथालासा। सो ऑप्शन नंबर 20 का पैंजिया महाद्वीप करेक्ट आंसर है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बनी है, ठीक। और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो वो कौन सा पाई जाती है? वो पाई जाती है N2 नाइट्रोजन और पाई जाती है O2 ऑक्सीजन, जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 83 नंबर के बाद 84 नंबर का प्रश्न। 84 नंबर है आपका, थोड़ा सा धुंधला प्रश्न है, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत आंतरिक संकुचित हो गया है? तो वो बताइए कौन सा जो है मानव के क्रियाकलाप के कारण बहुत ही संकुचित हो गया है। वो है आपका अरल सागर। अरल सागर जो है काफ़ी संकुचित हो गया है। काला सागर नहीं होगा, ना ही बैकाल झील होगा। सो केवल एक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अरल सागर। ये क्वेश्चन काफ़ी धुंधला है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, एक है आपका भेटिया जो कि उत्तर प्रदेश। तो भेटिया जो है वो तिब्बत और नेपाल के सीमावर्ती भागों में पाया जाता है। सो भेटिया जो उत्तर प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। बाकी खासी मेघालय, संथाल झारखंड और टोडा जो है तमिलनाडु, ये सभी जनजातियाँ जो है इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। लेकिन भेटिया यूपी में नहीं, या तिब्बत और नेपाल में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 85 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य वो आपको बताना है दोस्तों। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा है। तो पहला जो हो जाएगा वो होगा आपका राजस्थान हो जाएगा, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और तीसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। 86 के बाद 87 के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम में दर्शाएं, यानी कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे जो है आपका छोटा सबसे क्षेत्रफल के अनुसार वो है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, ठीक है। अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में बताना है, तो सबसे बड़ा पहले बताना है। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो होगा आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है। अवरोही है, आरोही नहीं, अवरोही है, तो सबसे बड़ा एमपी, उसके बाद आपका यूपी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है एपी हो जाएगा और लास्ट में आपका बिहार हो जाएगा। ये आपका घटते क्रम में है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा 87 के बाद 88 नंबर का प्रश्न कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी कि सील्ट से बंधे अपृतन और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप यानी फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों पर रहते हैं। तो इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन द्वीपों को जो है फूमडी कहा जाता है। क्या? फूमडी। तो फूमडी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 88 के बाद 89 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करता था, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो एक है जंजीरा, दूसरा है ओरोविले, तीसरा है उडुपी और चौथा है तूतीकोरिन। तो इन जो चारों में जो है कौन जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, ये नीचे कूट दिया गया है। तो कौन कौन सा कूट दिया हुआ है? तो वो है आपका कूट जो है आपका 1 और 2 जो है आपका जो है जंजीरा और उडुपी जो है आपका वो पश्चिमी तट पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर की दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा, ये दोनों जगह पे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य यह जो है 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब जो है कितना किलोमीटर तक है? करीब आप देखिए 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 480 किलोमीटर तक है। भारत में शांति घाट किस राज्य में स्थित है? तो शांति घाट भारत में जो है केरल राज्य में स्थित है। तो केरल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांति घाट जो है राष्ट्रीय
उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के केंद्र में और विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कौन? शांत घाट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, केरल। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो वहां पर जो है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 92 का सी स्क्वायर 93 नंबर है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? वो है अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर का प्रश्न का। 94 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जम्मू भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये जोड़ा सही है। भारत का अक्षांशीय वृत्तार्थ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 47 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है, ये भी सही है। और भारत में जो राज्यों की संख्या 26 है, ये आपका जोड़ा सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्य जो है प्रदेश जो है वो 8 हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जोड़ा सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 का 95 देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। तो पश्चिमी तटीय मैदान बहुत व्यापक है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। पूर्वी तटीय मैदान बहुत संकरे है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। पश्चिम के अपेक्षा पूर्व की ओर अधिक संख्या में नदियाँ बहती है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। 95 के बाद 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सा नदी बहती है? कामनी, नैयर या नर्मदा? इन तीनों में से फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कौन सी नदी बहती है पश्चिम की ओर। जो पश्चिम की ओर बहती है वो नदी का नाम है आपका नैयर नदी। तो नैयर या वो क्या है दोस्तों? वो आपका कामनी नदी जो है आपका बहती है। कौन सा? कामनी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, तो कामनी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। सो ए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए किस में दिया हुआ, एक जो है आपका कामनी, अय्यर और तीनों नर्मदा जो है तीनों नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो केवल 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी नैयर नदी, काबानी नदी और नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है जिसे रीवा भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में मध्य भारत में एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप में 5वां सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यह गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सा? नर्मदा नदी। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला है? तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 में जो है कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी इन दोनों को मिला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था और 1955 में मरणोपरांत भी देने का प्रावधान किया गया था। और 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत रत्न को अलंकरण मारा है और उपाधि नहीं, इसका प्रयोग नाम के पहले व बाद में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 में सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया है। और फरवरी 24 तक जो है कुल 50 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और 2024 में 49वां भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के जो है और 50वां जो है भारत रत्न भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किया गया है। 98 नंबर के किस राज्य को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है? तो यूपी स्टेट को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। 99 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 100वां नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर आपका 1 का खान सर का कि भारत ने 19वें एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर जो है कौन था? वो था चीन था। और सेकंड स्थान पर कौन था? वो था जापान था। और थर्ड पर दक्षिण कोरिया देश था, ठीक है। और भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक
सहित कुल कितना 107 पदक जीता, टोटल 107 पदक, जिसमें कि आपका 28 आपका सोना था, 38 आपका चांदी था और 41 आपका कांसा था। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। किस राज्य में भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है यूपी में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस, जो कि आपका प्रत्येक जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। 102 है कि किस देश में नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर बने हैं? वो बने हैं न्यूजीलैंड के, एनजेड न्यूजीलैंड। सो ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड। वो 121 सीट जिनमें 61 सीट हासिल किए हैं 121 में, और न्यूजीलैंड के क्या में प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं 38वें प्रधानमंत्री। 103वां है कि कितने खेलों को वर्ष 2028 में आयोजित लॉस एंजलिस ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो है टोटल 5 खेल को जो है लॉस एंजलिस जो ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो 5 खेल कौन कौन से? वो है पहला आपका फुटबॉल, पहला स्क्वैश, दूसरा फ्लैग फुटबॉल, तीसरा लैक्रोस, चौथा क्रिकेट और 5वां है बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। ये 5 खेलों को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 103 के बाद 104 नंबर, किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो वो मिला है तेलंगाना राज्य में जो है केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना का मंजूरी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न देखिए, किस राज्य की जो है रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो रसबली मिठाई जो है वो है उड़ीसा राज्य का मिठाई है, तो उड़ीसा राज्य यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गोवा का जो है काजू और अरुणाचल प्रदेश का जो है कामती चावल व तंगसा वस्त्र और उड़ीसा का जो है रसवली मिठाई को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मिलता है, जो प्रथम दार्जिलिंग चाय को मिला था, सबसे प्रथम जो है दार्जिलिंग चाय को। और जीआई यानी कि भौगोलिक संकेतिक चेन्नई तमिलनाडु में स्थित भौगोलिक रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के मंत्रालय के अधीन है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर के, किस देश के संग्रहालय से छत्रपति शिवाजी महाराज का बागनक व हथियार भारत लाया जाएगा? किस देश के संग्रहालय से बागनक व हथियार? तो वो है दोस्तों, वो है आपका लंदन के संग्रहालय से जो है भारत लाया जाएगा, तो लंदन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बागनक का अर्थ होता है बाघ का पंजा, यह हथियार जो है बाघ के पंजे के समान होता है बागनक। 107 है कि किस राज्य में युवा मितान परिवहन योजना शुरू किया गया है? तो वह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो युवा मितान परिवहन योजना शुरू किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और इस योजना में 110 करोड़ का खर्च होगा, जिसका आधा सरकार व आधा बस ऑपरेटर के द्वारा वहन किया जाएगा। 108 नंबर के, किस शहर में P20 का 9वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? वो शहर का नाम है दोस्तों न्यू दिल्ली। यहाँ जो है P20 का 9वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 108 के बाद 109वां नंबर का प्रश्न, किस देश में भारतीय शांति सेना ने ऑपरेशन पतन चलाया था? कौन से देश में? वो भारतीय सेना ने जो है दोस्तों श्रीलंका देश में चलाया था ऑपरेशन पतन। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1983 में से जो है श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, और इसी गृह युद्ध में तमिलों की मदद के लिए 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति सेना ने ऑपरेशन पतन चलाया था। इस के तहत जो है जाफला विश्वविद्यालय पर हमला के साथ प्रथम लड़ाई शुरू हो गई थी। और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति जेपी जयवर्धन के मध्य 29 जुलाई 1987 को समझौता हुआ, जिसमें श्रीलंका के प्रांतों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना, तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान करना आदि पर सहमति हुई थी। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन पतन श्रीलंका से संबंधित है। 110 है कि किस शहर में दक्षिण एशिया का प्रथम जो है एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग शुरू किया गया है? तो वो शहर का नाम है बेंगलुरु शहर में, जिसमें जो है दक्षिण एशिया का प्रथम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग शुरू किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 है कि किस राज्य सरकार ने अंबुजा वीर दिसोम अभियान शुरू किया है? यह अभियान जो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, अंबुजा वीर दिसोम अभियान, तो झारखंड यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस अभियान के अलावा झारखंड सरकार के द्वारा ग्राम स्तर पर 3 से 18 अक्टूबर 23 को वन अधिकार समिति का गठन और पुनर्गठन करने का भी संकल्प लिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका 111 का करेक्ट आंसर है।
112 नंबर है कि निम्न में से कौन हुडून इंडिया रीच लिस्ट 2023 में भारत के प्रथम स्थान पर रहे हैं? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी, जो है हुडून इंडिया रीच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर है। सो ऑप्शन नंबर ए 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। 112 के बाद 113 नंबर की किस देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है? तो वो किया था इजराइल से, जो फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को शुरू किया है इजराइल में से। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद किस देश के साथ भारत की 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता शुरू हुई है? उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत का जो है 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता शुरू हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 किस राज्य सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा वो किया गया? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वंदन योजना को शुरू किया है? तो वंदन योजना का जो शुरुआत है वो किया है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा। सो यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 116 का। 117 नंबर है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्च शीर्षक जो है पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्च पुस्तक के लेखक। सो ऑप्शन नंबर 20 का किरण देसाई राइट आंसर है 117 का। 118 है कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मुखिया जो है अपना त्यागपत्र जो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है, जो कि बिहार पंचायत राज 2006 के अनुसार यह नियम उल्लेखित है। जिला पंचायत अधिकारी यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक हैं। पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? वो है आपका अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा ऑप्शन नंबर सी इसका 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है जल मंदिर वो पावापुरी में स्थित है। तो पावापुरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1528 ईसा पूर्व में यहाँ जो है भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति किया था इस स्थान पर, पावापुरी स्थान पे। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इस जीव संस्थान का स्थापना जो है 1982 ईस्वी में किया गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है। कौन है? वो है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। 122 नंबर है कि पुस्तक आईना सिकंदरी के लेखक हैं? तो पुस्तक आईना सिकंदरी के लेखक हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो जो है उन्हें अबुल हसन यमन उल दीन खुसरो के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? अबुल हसन यमन उल दीन खुसरो एक भारतीय सूफी गायक, कवि, संगीतकार तथा विद्वान थे। आईना सिकंदरी के लेखक जो हैं अमीर खुसरो हैं। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अपना जो त्यागपत्र जो है वो पंचायत समिति के प्रमुख को देता है बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर है, पंचायत समिति के प्रमुख। 124 नंबर है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार में सेवा का अधिकार का अधिनियम जो है वो 15 अगस्त 2011 को पारित किया गया। तो 15 अगस्त 2011 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में 15 अगस्त 2011 आपका दिया हुआ है। 125 नंबर का प्रश्न देखिए, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? उस महिला का नाम है आशा सहाय। तो आशा सहाय जो है इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बिहार की महिला थी जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। 126 है कि जैन धर्म प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो मोक्ष स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? वो है आपका पावापुरी में स्थित। यहाँ पर जो है उन्होंने समाधि लिया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 24 में वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। और 23 में तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। 127 है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था बज्जी था। तो बज्जी जो है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बज्जी संघ। और उत्तर बिहार जो है कोसी, बूढ़ी गंडक, उनके सहायक नदियों का समतल मैदान है। कौन है? उत्तर बिहार। और 128 है कि पिछले 10 वर्षों में राज्यों का जो शहरीकरण है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में हो गया है। तो जो पहले था वो था 11.3 और जो बढ़कर वर्तमान में हो गया वो हो गया 15.3। तो 4% बढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 158 का।
159 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो किस राज्य का सीमा है वो है आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये सभी का जो है सीमा जो है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक से अधिक उपयुक्त में से 129 का। ठीक है, 130 नंबर का प्रश्न देखिए। अब देखिए एक से अधिक में कौन कौन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जो है आपका, ये सब सभी जो है पश्चिम बंगाल और जो झारखंड, ये तीनों की सीमाएं लगती है बिहार से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 130वां नंबर का प्रश्न क्या है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो है अवरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। जनसंख्या वृद्धि जो है सही क्रम में चुनना है। तो पहला जो हो जाएगा आपका सिवान हो जाएगा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। जनसंख्या वृद्धि आरोही क्रम में है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद क्या है 131 नंबर के बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है संबंधित है। तो ऑपरेशन प्रहार जो है वो शराबबंदी से संबंधित है। तो शराबबंदी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन प्रहार जो है बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया है कि राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने अप्रैल में 8,859 की गिरफ्तारी की गई है। ठीक, नेक्स्ट है 32 नंबर 132 की संताल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संताल विद्रोह के जो नेता थे वो थे आपका सिद्धू एवं कानू, दोनों थे संताल विद्रोह के नेता। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1855-56 में जो है ये दो भाई सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। 133 है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1798 ईस्वी में हुआ था। तो 1798 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 132 का। 133 का 134 नंबर के बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो यह जो है कैमूर जिला में जो है बिहार का तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो कैमूर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह जलप्रपात जो है दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार पर स्थित है। सो ऑप्शन सी इसका 134 का करेक्ट आंसर है। 135 है कि एशिया के सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सा है। तो गोखुर झील जो है बिहार में वो एशिया का सबसे बड़ी और ताज़ा झील वो है कांवर झील। कांवर झील ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और यह बिहार में जो है एशिया का सबसे बड़े और ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांवर झील। नेक्स्ट है आपका 135 के बाद 136 नंबर का प्रश्न क्या है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के जो है भागलपुर जिलों को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी भागलपुर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है रेशम का लोकप्रिय किस्म टसर रेशम का जो उत्पादन होता है। 137 नंबर मैथ से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो होगा निम्नलिखित आंकड़ों का वो होगा आपका 27 होगा। इसको आरोही क्रम में दर्शाने पर जो है इसका बहुलक जो है 27 होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। 38 नंबर का प्रश्न है आपका 3y + 3y = 8 है। तो y² + 1/y² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मैथ के प्रश्न को आप मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैथ का प्रश्न यहाँ बनाया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5.1/9 होगा, यानी 46 आपका 9 होगा। इसका 46/9 इसका देखिए आया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 139 की sin x + sin² x = 1 है। तो cos पावर 8x + 2 × cos के पावर 6x + cos 4 के पावर x का मान क्या होगा। तो sin x + sin² x = 1, sin x = 1 - sin² x, sin x = cos² x, चूँकि 1 - sin² x = cos² x, तो अतः cos 8x + 2 cos 6x + cos 4x में आपका जो मान लिखिएगा वो 1² आएगा। 1² = 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 139 का। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है दिया हुआ है। चौड़ाई जो है b, उसकी ऊंचाई की दुगनी और उसकी लंबाई का आधी है। ठीक, कमरे का ऊंचाई जो है चौड़ाई जो b है उसकी ऊंचाई की दुगनी और उसकी लंबाई की आधी है। तो कमरे का सबसे लंबे विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें। तो चौड़ाई b है तो ऊंचाई b/2 होगा और लंबाई हो जाएगा आपका t/2। ठीक, 2b हो जाएगा। तो कमरे का सबसे लंबा विकर्ण लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर √ में। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा √21b के पावर
√21b/2 इसका जो है आपका सबसे लंबा विकर्ण होगा। तो सबसे लंबा विकर्ण इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है √21b/2। ठीक है, 138 के बाद 139 141 नंबर का प्रश्न। दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है? तो एक त्रिभुज जो है वो हमेशा बनाएगा 8, 6 और 9। वो क्यों बनाएगा? क्योंकि त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है तथा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से हमेशा छोटा होता है। इस कारण जो है ये 8, 6 और 9 जो है त्रिभुज बनाएगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 2020 में आपका 1.5 लाख, तो 2023 में कितना होगा? तो आपका 1.5 लाख × 51/50 51/50 51/50 यानी कि लगभग जो है 1,59,181 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना अप्रॉक्स होगा। 143 नंबर है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती हो, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी, चलिए व्याख्या से बनाएं। दो संख्या को जो क्रमशः 5x और 9x हम लोग मान लिए, तो 6 × 5x - 6 = 9x + 6, फिर 30x - 36 = 9x + 6, 20x = 42, तो x = 2। तो छोटी संख्या होगा 5x = 10 और बड़ी संख्या 9x = 18। तो आपका 10 और 18 जो है आपका छोटी और बड़ी संख्या है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 143 का। 144 नंबर का प्रश्न है कि 8, 4, 6, 5, 2, 3, x और y एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य y - x = 6 है, तो √2x + 4y का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे। तो ये भी 9 से विभाज्य होगा तो x + y 10 होगा, तो y - x 6 दिया है, तो हल करने पर x = 2, y = 8। तो इतना करने मान निकालने पर आपका होगा, मान निकालने पर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 145 है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है, बोली, भाषा और संप्रेषण। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही प्रकार से आपका जो है वो संप्रेषण करता है। सो ऑप्शन नंबर सी 145 का करेक्ट आंसर होगा। 146 है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो कि पहला दूसरा से और तीसरा जो है चौथा से है। ठीक है, तो ये आपका जो है DIX का जो संबंध है वो किससे होगा? वो होगा आपका CFS से होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका देखिए व्याख्या दिया हुआ है, आप व्याख्या को वीडियो को पॉज करके पढ़िए, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। 147 है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा वह मेरे दादा या नाना की इकलौती संतान की पुत्री है। तो लड़की का अभिषेक से क्या संबंध हुआ? तो यदि दादा या नाना तो पिता या माता, ये हो गया इकलौती संतान से है अभिषेक, यह है पुत्री, उसकी संतान पुत्री या लड़की, तो वो जो है लड़की जो है अभिषेक की बहन लगेगी। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़की जो है बहन लगेगी। 148 नंबर का प्रश्न देखिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है 6 आएगा। 6 किस प्रकार आएगा ये आपका व्याख्या दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके व्याख्या को पढ़िए किस प्रकार से 6 आएगा। 149 है कि हॉकी शब्द के दूसरे, चौथे और 5वें, छठे, बाएं से दाएं और गिनने पर अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो? तो HOCKEY, तो OKEY, तो YOKE मतलब होता है गुलामी, योग मतलब गुलामी, तो एक शब्द बनाए जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 150वां प्रश्न इस वीडियो का, इस सेट का लास्टवां प्रश्न, सेट नंबर 1 का खान सर का KGS खान ग्लोबल स्टडीज का। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 48, 75, 108, फिर प्रश्नवाचक, फिर 192। तो देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है 147 आएगा। यह आपका जो है +6 आपका जुटते जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका 147 एक करेक्ट आंसर होगा 150 का। तो देखिए सेट नंबर 1 जो है आपका वो समाप्त हुआ, वो भी किसका? KGS पब्लिकेशन का, खान ग्लोबल स्टडीज खान सर का, जो कि BPSC 71 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि
किसी भी एग्ज़ाम का जो टेस्ट सीरीज़ का अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए हम लोग पिछले वाले फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 को लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।